नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास ई मित्रा में, ई मित्रा हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से यानी कि 10 जून से जो है गृह रक्षा राजस्थान जयपुर में जो है गृह रक्षा स्वयंसेवकों की यानी कि होम गार्ड्स के फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि फॉर्म भरने से पहले हमारे पास कई सारे सवाल होते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, कितने फॉर्म भरना है, एज क्या है, फीस क्या है, और फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, वगैरह वगैरह हमारे पास कई सारे सवाल होते हैं। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे दोस्तों तो आपके पास अब कोई भी सवाल नहीं बचेगा इस भर्ती से संबंधित। अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 10 जून से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, जिनकी लास्ट डेट 6 मई 2020 रखी गई है। ये पहले रखी गई थी दोस्तों, 6 मई 2020 पहले रखी गई थी। ये ध्यान रख लेना कि ये विज्ञप्ति में अब नहीं पड़े, आप इसके हिसाब से नहीं रहे। तो 6 मई 2020 पहले रखी गई थी। तो नई जो डेट आई है, नई डेट है 9 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 9 जुलाई को फॉर्म भरने लास्ट डेट है। अब आगे चलते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे SSO ID से रिक्वायरमेंट पोर्टल 2 पे जाके, जहाँ से आपने अगर पुलिस का फॉर्म खुद भरा हो तो पुलिस के फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट वहाँ पे SSO ID में आपको 2 रिक्वायरमेंट पोर्टल मिलेंगे। जो रिक्वायरमेंट पोर्टल 2 है वहाँ से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, उस पर जाके ही ये आपको अप्लाई नाउ करना है। तो SSO ID बना के आपको ये करना है। अगर आपके समझ में ना आए तो आप किसी भी ई मित्र कियोस्क पे जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ई मित्र कियोस्क पे फॉर्म भरवाओ चाहे खुद फॉर्म भरो, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप खुद फॉर्म भरना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट 2 पोर्टल पे जाके फॉर्म भर सकते हैं और अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से फीस काट सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाथ से भरे हुए फॉर्म इसमें स्वीकार्य नहीं है, तो जो फॉर्म है ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हम फ़ोटो और साइन की। तो दोस्तों, आपको पता है फ़ोटो जो है उसमें आपको फ़ोटो खींचने की डेट लगवानी है, जो कि विज्ञप्ति जारी होने की डेट के बाद की होनी चाहिए। दोस्तों, ये बात ध्यान रख लेना कि फ़ोटो जो है विज्ञप्ति जारी होने के बाद की होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान रख लेना। और साथ में जो है फ़ोटो 50 से 100 KB के बीच की होनी चाहिए और साइन है 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। इसके बाद में आते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन फीस जमा हो जाएगी आपकी, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर दोगे। आप कैसे भी फॉर्म भरो, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके बाद में एक बात का ध्यान रखना, आप जब फॉर्म भरो तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना दोस्तों, उसमें कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, तो उसको अच्छे से चेक कर लेना। साथ ही जो प्रिंट है उसमें देख लेना एप्लीकेशन ID जनरेट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन ID नंबर ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। इसके बाद में दोस्तों वो प्रिंट आउट ज़रूर ले लें और उसको सुरक्षित रखें। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार हम प्रिंट आउट नहीं लेते हैं, लेकिन इसका आपको प्रिंट आउट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंट आउट है वो आपको फिजिकल, जो आप देने जाओगे फिजिकल, तो वहाँ पे आपको जमा करवाना है, तो आपको प्रिंट आउट लेना है। अब इसे इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आगे हम बात करते हैं तो एक ये फीस की बात कर लेते हैं हम। तो फीस जो है वो OBC और जनरल वालों के लिए 200 रुपये रखी गई है, और SC ST EWS और MBC के लिए 175 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसके अलावा आपको 30 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, जो कि ई मित्रा पोर्टल चार्जेस लगेंगे। तो ये आप ध्यान रख लेना, आप इसमें मत रखना जैसे 200 रुपये दे रखा है तो 230 रुपये आपके कटेंगे। तो ये बात का आप ध्यान रख लेना दोस्तों। इसमें केवल फिजिकल है, ये आपको पता है। तो फिजिकल का जो है वो एडमिट कार्ड ही आएगा, तो एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन आएगा, डाक द्वारा नहीं आएगा, जिसको आप SSO ID से लॉगिन करके निकाल सकते हैं।
और दोस्तों आप जो ये विज्ञप्ति है वो मैं मेल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पद है, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हो जाने के बाद में कि आपका जो फिजिकल है वो कहाँ आएगा, तो वो भी आप इस विज्ञप्ति में देख सकते हैं। कुछ जिलों के और या फिर उप केंद्र जो बना रखे हैं, जो तहसील या एसडीएम लेवल पे बने होते हैं, तो वो जो है नज़दीकी जिला सेंटर पे ही होते हैं। तो जैसे अलग अलग जिलों के आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग एसडी ऑफिस टाइप में आप अपना भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको डाल दिया हूँ। जैसे अब यहाँ पे आप जयपुर के अंदर आप देखोगे तो जयपुर शहर, फुलेरा, जाटावाली, दौसा शहर, लालसोट, टोंक जिले के जितने भी एसडीएम कार्यालय है वहाँ के सारे सब जयपुर में ही होंगे। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना दोस्तों। इसके बाद में आरक्षण जो है दोस्तों वो आपको पता है, इसे SC 16%, ST 12%, OBC 21% और EWS 10% और MBC के लिए 5% कोटा दिया गया है। महिलाओं के लिए भी है दोस्तों, तो महिलाएं भी इसमें फॉर्म भर सकती है। भूतपूर्व सैनिक भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उनको वही उनका जो है 12.5% आरक्षण दिया गया है। और TSP के लिए भी है। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों मानदेय। तो मानदेय जो है इसमें गवर्नमेंट ने इनके नियमों के अनुसार जो है जो 693 रुपये प्रतिदिन का रूप से इनको पैसे दिए जाते हैं होम गार्ड के तौर पे। और अगर ये चतुश्रेणी के तौर पे लगाए जाते हैं तो 590 रुपये रोज के इसमें दिए जाते हैं। इसमें दोस्तों आगे बात करते हैं कि नामांकन हेतु पात्रता। तो पात्रता में सबसे जो जरूरी बात है दोस्तों तो ये है कि वो संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। तो दोस्तों आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो आपको वहीं का होना आवश्यक है। आप दूसरे ज़िले से फॉर्म नहीं लगा सकते हो। जिस ज़िले से आपका मूल निवास बना हुआ है आपको उसी ज़िले से फॉर्म लगाना होगा। साथ ही एक बात ध्यान रखना, आप एक ही फॉर्म लगा सकते हो दोस्तों। एक आदमी का एक ही फॉर्म मान्य होगा और बाकी सारे फॉर्म उसके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो आपको फालतू पैसे लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये बात आप ध्यान रख लेना। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास है दोस्तों। और आयु जो सीमा है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 1/4/2020 को, 1 अप्रैल 2020 को 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखे जाए तो 1 अप्रैल 2002 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और 2 अप्रैल 1985 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। अब शारीरिक मानदंड की अगर बात करें दोस्तों तो न्यूनतम जो ऊंचाई है इसमें 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। वहीं अगर सीने की बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे 86, यानी आपको इसमें 5 सेंटीमीटर तो फुलाना ही फुलाना है दोस्तों। अगर वजन की बात करें तो ये पुरुषों पे लागू नहीं है, जबकि महिलाओं को 47.5 किलोग्राम वजन होना ही चाहिए। इसमें SC ST को जो है सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, लेकिन उनको भी फुलाना तो पड़ेगा। और चिकित्सकीय मानदंड जो नॉर्मल पुलिस और आर्मी में होते हैं दोस्तों वही रखा गया है। तो और ये अयोग्यताएं भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, 1 से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह जो नियम होते हैं वो इसमें लगाए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें आगे क्या जो प्रक्रिया होगी वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। उसके बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ये तैयार रखने हैं, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जो भी आप क्लास में पढ़ते हो और उसके मूल निवास, और उसके अलावा आपको जो है अपने संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका आदि से जो है तहसील आदि से 3 वर्षों से लगातार निवास करने का प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। उसके साथ आयु प्रमाण पत्र के आप 10th से कम पढ़े लिखे हो, यानी 9वीं में 8वीं में पढ़े लिखे हो तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अगर आप 10वीं पास कर रखी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10वीं प्रमाण पत्र ही आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होता है। इसके अलावा दोस्तों आगे है विशेष योग्यता संबंधित, जैसे कि आप अगर विकलांग तो खैर इसमें भर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष योग्यता है तो वो उसमें आएगी। उसके साथ ही पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यानी पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी आपको इसमें बनवाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर शहरी क्षेत्र से आते हो तो वो प्रमाण पत्र, महिलाओं के लिए विधवा है तो वो, और अगर अलग हुआ हो तो उसका प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र, इस प्रकार से आपको प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे। तो उसके बाद में जो है ये जांच होने के बाद में आपका शारीरिक माप तौल परीक्षण
किया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट, सीना वगैरह और वज़न वगैरह नापा जाएगा। महिलाओं के लिए वज़न नापा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें दौड़ करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दौड़ करवाई जाएगी और दौड़ जो है पुरुषों के लिए 1000 मीटर की होगी, जिसमें जिन्होंने 3 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ पूरी कर लेगा उसे 15 अंक मिलेंगे। जो 3 मिनट और 20 सेकंड में करेगा उसे 23 अंक मिलेंगे। और जो 3 मिनट और 10 सेकंड में दौड़ पूरी करेगा उसे पूरे 30 अंक मिलेंगे। वहीं महिलाओं की बात करें तो उनके 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट 30 सेकंड में 15 अंक, 3 मिनट 40 सेकंड में 23 अंक और 3 मिनट 15 सेकंड में उनको 30 अंक दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार दौड़ के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि दोस्तों आप फॉर्म भरवाने जाओ तो ई मित्र वाले को इनमें से अगर जो भी आपकी योग्यता है वो पहले ही जाके बता दो, क्योंकि इनके भी अंक जुड़ेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा। अगर आपके एनसीसी है तो आप बोल दो जाके कि मेरे पास एनसीसी है, जो भी है इनमें से जितनी भी है आपको एक साथ बता देनी है। RSCIT है या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है मान्य, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से तो ITI की भी 2 अंक जुड़ेंगे दोस्तों। साथ ही अगर आपका खेलों में कोई सर्टिफिकेट है राष्ट्रीय या राज्य स्तर का तो वो भी आपको बता दें, तो वो भी आपके अंक जुड़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपने स्काउट कर रखा है 3rd सोपान तक तो उसके भी कम से कम 2 अंक है। राज्य पुरस्कार में 3 अंक है और राष्ट्रपति पुरस्कार में 5 अंक है। और अगर आपके पास लाइसेंस भी है दोस्तों, हल्का हो या भारी हो, तो अगर आपके पास लाइसेंस भी है, अगर आपके पास लाइट व्हीकल लाइसेंस भी होगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये बात को ध्यान रखना है। अगर आपके पास, जिससे आप मान लो कि मेरे पास तो सारी योग्यताएं, तब आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है इसमें 20 अंक है अधिकतम, तो 20 अंक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे आप का सारा ही हो। तो दोनों की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अंक की और ये विशेष योग्यता 20 अंक की मिला के 50 अंकों की परीक्षा होगी। इस प्रकार के आपका ये किया जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी थी। तो आप दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, और मैंने आपको सब कुछ लगभग बता ही दिया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।